नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स का पहला चैप्टर जो कि पावर शेयरिंग है। तो क्लास 10 का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। एग्ज़ाम शुरू होने में आज से लगभग 1.5 महीने का वक्त बचा है। आई होप आप सभी लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और आप लोगों ने अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप लोग सही जगह पर हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को वो सारे सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मैं उनको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का, जो कि पावर शेयरिंग है। तो पावर शेयरिंग चैप्टर में ये 2 कंट्री हैं और इन दोनों कंट्री के ऊपर केस स्टडी है। इस केस स्टडी को हम लोग पहले देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला जो केस स्टडी है दैट इज़ ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक छोटा सा का कंट्री है यूरोप में और अपने इंडिया में अगर कंपेयर किया जाए तो इट इज़ लगभग हरियाणा के बराबर है। इनका बॉर्डर यानी कि बेल्जियम का बॉर्डर फ्रांस के साथ लगता है, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ में लगता है। इनका पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास में है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन से लगभग आधा है। यहाँ के एथनिक कंपोजिशन को अगर देखा जाए तो एथनिक कंपोजिशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स कैसे हैं तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। एथनिक कंपोजिशन में अ, यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें से 59% पॉपुलेशन वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और ये लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो फ्लेमिश रीजन वाले डच लैंग्वेज बोलते हैं और जो 40% पीपल हैं वो लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं और रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। ये लोग जर्मन बोलते हैं और जो कैपिटल सिटी इनका ब्रुसेल्स हैं उस जगह पर 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं जबकि 20% लोग डच बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ इस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में एक परेशानी है। परेशानी क्या है कि यहाँ जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हैं वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये थोड़े अधिक अमीर थे, पावरफुल थे एंड दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब देखो, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच है, पावरफुल हैं, उन लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट मिला है, एजुकेशन का एजुकेशन वगैरह सबका जो है उनको बेनिफिट मिला है, जबकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैं उन्हें इन सभी चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिल पाया। अब जब इन्हें बेनिफिट नहीं मिल पाया तो इससे थोड़ी परेशानी हो गई। परेशानी कैसी कि इन लोगों के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो गया, एक रिफ्ट क्रिएट हो गया, दरार पैदा हो गया डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में। कब? 1950s और 1960s के दौरान। ये जो टेंशन्स हैं बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, दिस वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल रीजन है वहाँ पर ज़्यादा ही था ये। तो ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। तो क्या था वहाँ का प्रॉब्लम ब्रुसेल्स का? डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब यहाँ पर क्या था कि ये जो डच स्पीकिंग पीपल था, डच स्पीकिंग वाले लोग थे, डच बोलने वाले जो लोग थे, दे वर मेजोरिटी इन द कंट्री। पूरे कंट्री में यानी कि पूरे बेल्जियम में ये लोग मेजोरिटी में थे, लेकिन कैपिटल रीजन में ये लोग माइनॉरिटी में थे। तो कैपिटल रीजन में मेजोरिटी में कौन हो गए? फ्रेंच स्पीकिंग वाले हो गए। अब देखो, ये तो एक कंट्री का मतलब बेल्जियम का जो है वो सिचुएशन हुआ। अब हम लोग एक दूसरा कंट्री है श्रीलंका, वहाँ के भी सिचुएशन को समझते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि परेशानी क्या है, हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, तो परेशानी क्या है और उस परेशानी को से कैसे निपटा गया। एक जगह निपट लिया गया तो
स्थिति सामान्य रही, और एक जगह जब ऐसी परेशानी को सॉल्व जब नहीं किया गया तो वहाँ दूसरी स्थिति रही। तो इससे हमें समझने को मिलेगा कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है। तो एक और कंट्री है श्रीलंका। जस्ट अगर हम लोग अपने इंडिया के साउथ साइड में चले जाएँ तो वहाँ तमिलनाडु नाम का एक स्टेट मिलता है। तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर दूर जो है एक आइलैंड नेशन है श्रीलंका। तो ये केस है श्रीलंका का। तो श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। तो मेजर सोशल ग्रुप्स जो श्रीलंका में, दैट इज सिन्हाला स्पीकर्स। 74% लोग वहाँ पर सिन्हाला बोलते हैं, 18% लोग तमिल बोलते हैं। और तमिल्स में भी दो ग्रुप हैं, एक है इंडियन तमिल और दूसरा है श्रीलंकन तमिल। तो इस तरह से तमिल स्पीकर्स में भी दो ग्रुप बन जाते हैं। और जो रेस्ट हैं, द रेस्ट हुज फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग। देखो, जो ये इंडियन तमिल्स हैं, ये इंडियन तमिल्स, इनके फोर फादर्स यानी कि एंसेस्टर्स लोग जो थे, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो इंडिया से काम करने के लिए कॉलोनियल इरा में श्रीलंका गए थे। तो वो लोग वहीं पर बस गए। तो दे आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट में जो है ये श्रीलंकन तमिल्स हैं। और मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो हैं वो लोग बुद्धिस्ट हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द तमिल्स जो हैं वो लोग हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं। 7% लोग क्रिश्चियंस हैं जो दोनों तमिल और सिन्हाला बोलते हैं। तो इस तरह से श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन हो गया, यानी कि यहाँ पर भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब देखो क्या होता है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, जैसे बेल्जियम में डच कम्युनिटी कुड take advantage of its numeric majority and force its will on the फ्रेंच एंड दी जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। सोच के देखो कि बेल्जियम में जैसे हम लोग स्थिति देखें तो बेल्जियम में क्या हो सकता है कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैं वो लोग एडवांटेज ले सकता है, न्यूमेरिक एडवांटेज ले सकता है ओवर दी फ्रेंच स्पीकिंग या फिर जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। और इससे क्या होगा, एक तरह से कन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन वहाँ जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में अराइज हो जाएगा। एंड दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड बोथ दी साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रुसेल्स। उसी प्रकार से श्रीलंका में भी जो सिन्हाला कम्युनिटी हैं दे एंजॉय इवन बिगर मेजोरिटी, और ये लोग भी अपने विल को इम्पोज कर सकते हैं पूरे कंट्री के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या हो सकता है। तो श्रीलंका वाले केस में अगर हम लोग देखें तो श्रीलंका में अभी हम लोग क्या देखें कि यहाँ का जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ जो एथनिक कंपोजिशन हम लोग अभी जस्ट देखे कि न्यूमेरिक एडवांटेज जो है वो सिन्हलीज लोगों को है। तो ये सिन्हला स्पीकिंग वाले रीजन है ये वाला। फिर ये नॉर्थ में और ये जो ईस्ट वाला रीजन है ये श्रीलंकन तमिल्स का रीजन है। और फिर इंडियन तमिल्स यहाँ पर हैं और कुछ लोग मुस्लिम हैं। सिन्हला लोग जो हैं दे आर बुद्धिस्ट। ये सब हम लोग देख चुके। अब देखो क्या होता है कि श्रीलंका वाले केस के ऊपर थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो श्रीलंका चूँकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री 1948 में बन गया था, और जो लीडर्स थे सिन्हला कम्युनिटी के दे सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अब देखो कि चूँकि सिन्हला जो हैं यहाँ न्यूमेरिक एडवांटेज इनको मिला हुआ है तो सिन्हला लोगों की गवर्नमेंट बनी। जब गवर्नमेंट बनी तो सिन्हला कम्युनिटी का डोमिनेंस हो गया गवर्नमेंट के ऊपर। और जब उनका डोमिनेंस हुआ तो ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था उन्होंने कुछ मेजोरिटेरियन मेजर्स उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और मेजोरिटेरियन मेजर्स जब इस्टेब्लिश किया, मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या होता है कि जैसे सिन्हला लोग जो हैं ये इन लोगों की संख्या अधिक थी तो वो अपने फेवर में फैसला ले रहा था। तो जो कुछ भी फैसला ले रहा था वो उस कम्युनिटी के फेवर में ले रहा था। तो मेजोरिटेरियन क्या है कि एक तरह से ये बिलीफ है कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड
बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। जिस भी तरीके से ये चाहता है कि कंट्री को रन करना है, रूल करना है, उस तरीके से ये अपनी मर्जी से हर चीज़ कर रहे होते हैं। चूँकि न्यूमेरिक एडवांटेज हैं तो जो माइनॉरिटी में है वो तो इनको हटा नहीं सकते हैं, और जो विल्स हैं, जो विशेष हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के, तो उनको ये दरकिनार कर देते हैं। तो ये मेजोरिटेरियन रूल होता है। श्रीलंका में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बना उसमें सिन्हला कम्युनिटी के लोग ज़्यादा संख्या में था, तो उनका डोमिनेंस हो गया गवर्नमेंट के ऊपर। तो वो जो कुछ भी फैसले ले रहे थे, हालांकि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन ये जो कुछ भी फैसले ले रहे थे उसमें मेजोरिटेरियन मेजर्स था, ताकि सिन्हला कम्युनिटीज़ की सुपरमेसी को इस्टेब्लिश किया जा सके। अब देखो 1956 में एक एक्ट को पास किया जाता है टू रिकॉग्नाइज सिन्हला एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब सिर्फ सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मानने के लिए एक एक्ट को पास किया गया। गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज़, ये लोग प्रिफरेंशियल पॉलिसीज़ को फॉलो किया जो फेवर कर रहा था सिन्हला अप्लीकेंट्स को, खास करके यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में। तो सिन्हला कम्युनिटी को फेवर कर रहा था, इस तरह का ये लोग मेजर्स ले रहे थे। एक नए संविधान को भी बनाया गया जो ये कह रहा था कि दैट स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म। ये जो बुद्धिज़्म जो रिलीजन है इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और इनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऐसा उन्होंने संविधान में ऐड कर दिया। तो अब देखो, चूँकि बुद्धिज़्म रिलीजन जो है वो सिन्हला कम्युनिटीज़ की थी, जबकि वहाँ पर मुस्लिम्स और हिंदूज़ भी रह रहे थे, क्रिश्चियन भी रह रहे थे। तो बाकी कम्युनिटी जो हैं, बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, वो लोग तो माइनॉरिटी में चले गए। अब इन सभी मेजर्स के लिए जाने की वजह से one after the other gradually increased the feeling of alienation among the श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल्स के बीच में एलिनिएशन का भाव क्रिएट होने लगा, सेंसेशन क्रिएट होने लगा, फीलिंग्स क्रिएट होने लगा। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स वेर सेंसिटिव टू देयर इशूज़। उनके इशूज़ को लेकर के कोई भी सेंसिटिव नहीं था, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो इससे क्या हुआ, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम। उन्हें ऐसा फील होने लगा कि संविधान ने, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने सब ने उनको डिनाई कर दिया। और जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके अगेंस्ट में इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़, और उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर कर दिया गया। अब देखो, जब इस तरह का एलिनिएशन फील करने लगे एक खास कम्युनिटी के लोग, तो इससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये जो रिलेशंस हैं बिटवीन द सिन्हलाज एंड द तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम, समय के साथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा इन लोगों के बीच का रिलेशंस। तो क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स ने लॉन्च किया एक parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। लेकिन इनके डिमांड को माना नहीं जा रहा था। फॉर मोर बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वेर रेपिटेडली डिनाइड। इनके जो डिमांड्स थे उनको डिनाई कर दिया गया। 1980 के दशक तक सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होते हैं डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। अब देखो, एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इनके डिमांड को नहीं माना जा रहा है, तो ये लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट को ही डिमांड करने लगे, मतलब एक हमें अलग कंट्री ही दे दो। तो इस तरह से वो डिमांड करने लगे। तो तमिल इलम स्टेट जो है उनको डिमांड करने लगे। ये जो डिस्ट्रस्ट था बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट एंड इट सून टर्न्ड इनटू सिविल वार।
कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं, इन कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था, जो अविश्वास था, इन अविश्वास के वजह से वहाँ एक तरह से कहेंगे कि सिविल वॉर वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हजारों की संख्या में दोनों कम्युनिटी से लोग मारे गए। बहुत सारे फैमिलीज को फोर्स किया गया कि कंट्री ही छोड़ दो एज रेफ्यूजीज, एंड मेनी मोर lost their livelihoods. The civil war has caused a terrible setback to the social, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और फाइनली 2009 में सिविल वार ख़त्म होती है, इनके डिमांड को मान लिया जाता है। और उस दौरान जो है ये लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम यानी कि LTTE नाम का एक संगठन था, जो कि प्रभाकरन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा उन्हें चलाया जा रहा था। एक व्यक्ति नहीं था बेसिकली, ये जो डिमांड कर रहे थे तमिल इलाम स्टेट का, तो उन्हीं के ये एक लीडर थे। तो सिविल वार वाला सिचुएशन हो गया था, तो फाइनली उनको 2009 में ख़त्म कर दिया जाता है और सिविल वार वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर इनके डिमांड को भी धीरे धीरे फिर माना जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से 2009 में जो है सिविल वार ख़त्म होता है। और सिविल वार जब ख़त्म होता है तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस हम लोग क्या देखते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिल लोग ही मारे जाते हैं, सिन्हाला कम्युनिटीज़ के भी लोग मारे जाते हैं, दोनों कम्युनिटीज़ से लोग मारे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जब हम लोग डाइवर्सिटी को, यानी कि ये जो डाइवर्स कम्युनिटीज़ के लोग हैं, इनसे अगर हम लोग पावर्स को शेयर नहीं करते हैं तो श्रीलंका जैसा सिचुएशन हो सकता है। अब हम लोग दूसरे कंट्री के ऊपर आते हैं, बेल्जियम के ऊपर। तो बेल्जियम में कैसे एकोमोडेशन हुआ, तो देखो द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान को 4 बार बदला, ताकि एक अरेंजमेंट लाया जा सके दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। एक ही देश में, सेम कंट्री में डाइवर्सिटी के साथ ये लोग रह सके, ऐसा कुछ फार्मूला इन लोगों ने निकाला। और संविधान को 13 वर्ष में जो है 4 बार बदला गया, ताकि एक नए तरीके के ऊपर, 13 नहीं 23 वर्ष हैं, 23 ईयर्स में 4 बार बदला गया संविधान को, ताकि एक साथ पीसफुल्ली ये लोग रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. तो क्या तरीका इन लोगों ने निकाला था, तो इन बेल्जियन मॉडल को हम लोग समझते हैं। प्रश्न होते हैं यहाँ से, बेल्जियन मॉडल, श्रीलंकन मॉडल जो था उधर श्रीलंका में जो सिचुएशन हुआ उस वजह से क्या हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दिस, तो यही तो कंसेप्ट है जहाँ से हमें समझने को मिलता है पूरा चैप्टर कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों होती है। तो ओवरऑल हम लोग लास्ट में समराइज भी कर लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल। अब देखो संविधान में ये लिख दिया गया कि फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो होंगे वो बराबर की संख्या में होंगे दोनों जगह, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। कुछ स्पेशल लॉज जो होंगे दैट वुड रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम इच लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। और जो ये जितने भी ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के जो मेजोरिटी में जो संख्या होंगी तो उनका सपोर्ट चाहिए होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये इंश्योर किया गया कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी यूनिलैटरली डिसीजंस नहीं ले सकती हैं। दूसरा क्या तरीका अपनाया गया, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पावर हुआ करते थे उनको स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं उनके साथ में बांटा गया, उनके साथ में शेयर किया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट को मतलब दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो काम करने वाले नहीं, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिनके पास अपना एक पावर है। तो इस तरह से वहाँ पे डिज़ाइन किया गया। और क्या किया गया, ब्रूसेल्स का एक सेपरेट गवर्नमेंट हुआ।
in which both the communities have equal representation. ब्रुसेल्स वाला सिचुएशन जो था, तो उस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में उन्होंने इन द सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंट, यानी कि दोनों जगह दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। एंड अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक तीसरे प्रकार का भी गवर्नमेंट था, दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट, एंड इट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। जैसे डच हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मनी स्पीकिंग हो गया, कहाँ, इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो लोग कहाँ रहते हैं, तो उन लोगों ने अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाया। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इनके पास भी पावर दिए गए, कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी पावर दिए गए। तो इस तरह से इन लोगों ने वर्कआउट किया और डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया। तो बेल्जियन मॉडल जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इट इज़ इंडिड वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, लेकिन इस अरेंजमेंट के वजह से वहाँ पर सिविल वार तो नहीं हुआ, लाखों की संख्या में लोग तो नहीं मारे गए। इस वजह से, यानी कि इस अरेंजमेंट की वजह से, भले ही ये अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट इस अरेंजमेंट की वजह से इन्होंने हेल्प किया सिविल स्ट्राइफ को अवॉइड करने में। एंड द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड द पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, लैंग्वेज के आधार के ऊपर कंट्री का विभाजन भी नहीं हुआ, या फिर इस तरह के कोई डिमांड भी नहीं हुए। When many countries of Europe came together to form the European Union, ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर के रूप में चुना गया। तो ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, तो इस तरह से हम लोग के सामने एक बेल्जियन मॉडल सामने आता है। तो हम लोग क्या समझते हैं इन दोनों स्टोरीज से? इन दोनों स्टोरीज से हमें बहुत कुछ समझ में आता है। जैसे ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका में डेमोक्रेसी तो था, लेकिन उन लोगों ने ये जो क्वेश्चन था पावर शेयरिंग का, उसको डिफरेंटली हैंडल किया। जबकि बेल्जियम्स में द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। अलग अलग कम्युनिटीज़ और अलग अलग रीजन्स के जो फीलिंग्स हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनको रेस्पेक्ट करके ही यूनिटी को मेंटेन किया जा सकता है, पीस को मेंटेन किया जा सकता है। तो सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग। इस तरह से जब लोग रियलाइज करते हैं, तो इस तरह के रियलाइजेशन से पीसफुल एग्जिस्टेंस संभव है, पावर शेयरिंग संभव है। तो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग यहाँ पर संभव हो पाया इसी रियलाइजेशन के वजह से। श्रीलंका में जो हमें एग्जाम्पल दिख रहा है, कि इस एग्जाम्पल से हमें ये समझने को मिलता है कि इफ़ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूज़ टू शेयर पावर, जैसे कि श्रीलंका में देखने को मिला, यहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी सिन्हला वाले हैं, वो लोग अपना डोमिनेंस कंट्री के ऊपर स्टैब्लिश करना चाहता था, और उन लोगों ने मना कर दिया कि वी विल नॉट शेयर पावर, हम लोग पावर को शेयर नहीं करेंगे। और इससे क्या हो सकता है? तो इससे श्रीलंका में देखने को मिला कि एक अलग तमिल इलम स्टेट का उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। फाइनली सिविल वार हुआ और हजारों की संख्या में लोग भी मारे गए। तो इस तरह से हम लोग को श्रीलंका वाले केस से देखने को मिलता है कि अगर हम लोग पावर शेयरिंग को रिफ्यूज़ करते हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी जैसे जैसे सिन्हला था, उन लोगों ने अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया, तो वैसे ही अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी का डोमिनेंस होता है गवर्नमेंट में, मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिया जाता है, तो इससे कंट्री की यूनिटी जो है वो खतरे में आ सकती है, पीसफुल एग्जिस्टेंस कंट्री का नहीं हो सकता है। तो श्रीलंका वाले केस से ये समझ में आता है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल क्या है कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है? वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल? तो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ गया होगा कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है।
श्रीलंका वाले कैसे समझ में आता है कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है। उसी प्रकार से बेल्जियम में जो हम लोग पावर शेयरिंग किए तो उससे तो हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिलता ही है कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है। तो ये जो दो केसेस हैं, द टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। दो अलग अलग कारण दिया जा सकता है, सेट्स ऑफ रीजंस दिए जा सकते हैं इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पहला क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, जैसे बेल्जियम में देखने को मिला। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, चूंकि सोशल कन्फ्लिक्ट होने से वायलेंस हो सकता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकता है। तो पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, लेकिन लंबे समय में इट में अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन, जैसे श्रीलंका में देखने को मिला। तो आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often affects the majority adversely as well। अब अगर मेजोरिटी वाले अत्याचार करें माइनॉरिटी के ऊपर तो ये सिर्फ माइनॉरिटी को ही अफेक्ट नहीं करेगा, ये मेजोरिटी को भी अफेक्ट करेगा, जैसे श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। एक दूसरा सेट ऑफ रीजन्स हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन्स व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। दूसरा कारण है जो हमें ये बताता है कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है डेमोक्रेसी में। इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। द डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज। डेमोक्रेटिक रूल में हम लोग पावर शेयरिंग उनसे करते हैं जो अफेक्ट होता है बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, और इनके इफेक्ट के साथ, इनके प्रभाव के साथ जिनको रहना पड़ता है, जीना पड़ता है। तो इसीलिए पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। इसीलिए लोगों के पास ये अधिकार होता है कि उनसे हमें पूछना चाहिए कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं उनके। तो इसलिए हमें उनसे कंसल्ट करना चाहिए। तो पावर शेयरिंग में वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यानी कि पीपल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है, एक इम्पॉर्टेंट लिंक है जिनसे हमें पूछना चाहिए हाउ दे आर टू बी गवर्नड। तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हम लोग उन्हीं को कह सकते हैं इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। तो डेमोक्रेसी में ये चीज़ संभव है। डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देखते हैं कि पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट को एक तरह से लेजिटिमेसी प्रोवाइड हो जाती है। तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होता है जहाँ सिटीजन्स पार्टिसिपेट करता है और पार्टिसिपेट करके इस सिस्टम में वो एक स्टेक को एक्वायर कर लेता है, जो कि डेमोक्रेसी में संभव है। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स। अब यहाँ पे जो हम लोग पहला रीजन्स देखें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट इज प्रूडेंशियल रीजन, और सेकेंड रीजन जो है दैट इज मोरल रीजन्स। तो प्रूडेंशियल रीजन्स जो हैं ये मतलब प्रूडेंशियल रीजन्स ये स्ट्रेस करता है दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, जबकि मोरल रीजन्स ये एम्फेसिस करता है दैट द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। तो इस तरह से प्रूडेंशियल रीजन्स और मोरल रीजन्स के ऊपर हम लोग चर्चा की है। तो इसके बाद आ जाता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ एमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। बहुत लंबे समय तक ऐसा माना जाता था दैट ऑल पावर्स ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिजाइड इन वन पर्सन। लंबे समय तक ये माना जाता था कि जो भी पावर्स हैं वो एक व्यक्ति के पास होना चाहिए या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होना चाहिए जो कि एक जगह पर रहेगा। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, ऐसा फील किया गया, यानी कि ऐसा माना जाता था कि अगर अगर डिसीजंस लेने का पावर अगर डिस्पर्स हो जाए, कई लोगों के बीच में अगर रहे,
मतलब अगर ये डिस्पर्स हो जाए तो इससे किसी भी तरह के डिसीजंस को लेने में काफ़ी परेशानी होगी। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू एनफोर्स देम। लेकिन ये नोशन चेंज हो गया विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। वन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। अब डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जो पीपल हैं दे आर द सोर्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पावर। एक डेमोक्रेसी में पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से ये लोग खुद के ऊपर शासन करते हैं। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स। अलग अलग जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं उनको सम्मान दिया जाता है। एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। कोई भी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं तो उनको शेप करने में जो है प्रत्येक व्यक्ति का क्या बोलेंगे कि एक से होता है, उनका जो भी इंटरेस्ट होता है उनको देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोग अगर देखें तो मान लेते हैं कि ये एक कंट्री है। इस कंट्री में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम लोग इलेक्ट करते हैं एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। अगर स्टेट है तो स्टेट को ही अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, जहाँ से हम लोग एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट करते हैं। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, ये किन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है। यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेजॉरिटी वोट ले करके जो भी एमएलए या एमपी चुन करके गए, वो खास तरह वो उन लोगों के द्वारा चुन के गए होंगे जिनका इंटरेस्ट लगभग एक जैसा रहा होगा। तो अब क्या होता है कि अब ये एमएलएज या एमपीज मिल करके एक खास तरह की पॉलिसीज़ को बनाते हैं। यानी कि जो मेजॉरिटी में एमएलए जिस भी पार्टी के होंगे या फिर एमपीज जिस भी पार्टी के होंगे वो अपनी गवर्नमेंट को बनाएंगे। अब वो गवर्नमेंट जब पॉलिसीज़ को बनाती हैं, जो लॉ को बनाती हैं या फिर किसी तरह के एक्ट को लेकर के आती हैं, तो उस एक्ट में मेजॉरिटी ऑफ दी मतलब इस कंट्री में जो मेजॉरिटी पीपल हैं तो उन लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। मेजॉरिटी मतलब हालांकि गवर्नमेंट तो सभी लोगों के लिए हुए, बट बट मेजॉरिटी पीपल ने जिन एमपीज़ को या एमएलएज़ को भेजा था तो उनकी गवर्नमेंट बनी है और वो गवर्नमेंट जो है उनके फेवर में या फिर उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ को बनाती हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ही सही लोगों का पार्टिसिपेशन तो है पब्लिक पॉलिसीज़ में, पब्लिक पॉलिसीज़ को शेप करने में। तो एक तरह से ये वाला चीज़ हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। या पॉलिटिकल पावर्स को जितना संभव हो उतने अधिक से अधिक लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म ले सकता है। तो क्या क्या फॉर्म ले सकता है? तो एक डेमोक्रेसी में पावर शेयर किया जा सकता है अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कोई भी डेमोक्रेसी में कि जुडिशियरी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव हो सकता है और लेजिस्लेचर हो सकता है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं। तो इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में हम लोग इन डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच हम लोग पावर्स को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम है लॉज को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है इनको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशियरी का काम है न्याय प्रोवाइड करना यानी कि जस्टिस प्रोवाइड करना। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ है बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज
डिफरेंट पावर्स। और इस तरह से जब सेपरेशन होता है तो इट इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। यहाँ एक बात तो निश्चित हो गया कि कोई भी गवर्नमेंट जो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। और इस वजह से यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में हमें एक तरह से बैलेंस देखने को मिलता है। और चेक्स एंड बैलेंसेस इस तरह से इस्टेब्लिश रहते हैं। अनलिमिटेड पावर किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास यहाँ पर नहीं है, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो। अगर लेजिस्लेचर कोई अल्ट्रा वायरस लॉ को बना देती हैं तो जुडिशियरी उनके ऊपर जो है वो नज़र बनाए रखती हैं कि ऐसा कुछ लॉ वो पास ना कर दे जो कि अगेंस्ट दी लॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी कि संविधान के अगेंस्ट में हो। तो संविधान के अगेंस्ट में कोई भी लॉज को नहीं बनाया जा सकता है। पार्लियामेंट भी नहीं बना सकती हैं, स्टेट असेंबलीज नहीं बना सकती हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव उस तरह का कोई फैसला भी नहीं ले सकता है। तो इनको देखने के लिए पार्लियामेंट है, इनको देखने के लिए जुडिशियरी है। तो in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies। अब देखो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो इनके पास भी समवॉट पावर होते हैं, बट पावर होते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में उन्हें जवाब देने पड़ते हैं, स्टेट असेंबलीज में जवाब देने पड़ते हैं। उसी प्रकार से जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर हो गया। इसके बाद जो है दैट इज़ हम लोग पावर्स को डिवाइड कर सकते हैं अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स में जैसे कि जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री हो सकता है, एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल हो सकता है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री उनको हम लोग यूजुअली फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। अपने इंडिया में तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। और जो प्रोविंशियल लेवल पे या रीजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट हैं उनको अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जानते हैं। अपने इंडिया में इनको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और द सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड। अब इस सिस्टम को सभी कंट्री में फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे कि अपने इंडिया में इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो अपने इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और अपने इंडिया में एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है जिनको कि हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। But in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government। अब जहाँ कहीं भी different levels of government हैं वहाँ संविधान में clearly जो है उनके पावर्स को मेंशन कर दिया गया है। तो इस तरह से पावर्स की शेयरिंग की गई है, एंड दिस इज व्हाट they did in Belgium but was refused in Sri Lanka। This is called a federal division of power। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। यानी कि when we distribute when we share the power among different levels of government, this is known as federal division of power। The same principle can be extended to levels of government lower than the state government, जैसे म्यूनिसिपलिटी एंड पंचायत। तो अपने इंडिया में म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत भी है। म्यूनिसिपैलिटी खास करके जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, उनके लिए होती हैं, और पंचायत गांव के लिए होता है। तो लेट इस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। तो ये हमारा लोअर से हायर लेवल या हायर से लोअर लेवल की तरफ जो हमारा पावर का डिवीज़न हुआ, दिस इज़ नॉन एज वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। तो नेक्स्ट चैप्टर में इसको भी हम लोग वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर जो फेडरलिज्म कहलाता है, तो फेडरलिज्म चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, तो उसको हम लोग
अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी डिवाइड किया जा सकता है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कौन है? जैसे ये रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो सकता है। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया बेल्जियम में, ये एक बढ़िया एग्जांपल हो सकता है इस तरह के पावर डिवीजन का। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में वुमेन जो है या फिर सोशली वीकर सेक्शन जो है उनका भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब जैसे कि ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट इन आवर कंट्री। से अपने इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो है अभी 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम नामक एक कानून पार्लियामेंट में पास किया गया, जिसमें ये बताया गया कि 33% सीट्स जो है वो पार्लियामेंट में रिजर्व होगा। जो कि नेक्स्ट इलेक्शन से जो है, नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो होगा तो उस समय से इनको लागू किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। उसी प्रकार से सोशली वीकर सेक्शंस जो हैं उनके लिए, जैसे एससी एसटीज वगैरह सब के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। पंचायत वगैरह सब में वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है। उसी प्रकार से स्टेट असेंबलीज हैं तो वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह सब होते हैं तो वहाँ भी कुछ सीट्स जो हैं डिफरेंट स्टेट्स में सीट्स रिजर्व होते हैं। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री जो है ये प्रोवाइड किया गया है। तो ये भी एक तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप जो हैं उनको एक तरह से गवर्नमेंट में एक हिस्सेदारी देने का ये एक बढ़िया तरीका है। हु अदरवाइज वुड फील, अगर उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो उन्हें भी एलिनिएशन जैसा फील होने लगेगा, अलग थलग वो रहने लगेंगे, बिल्कुल श्रीलंका के जैसा केस हो सकता है। तो रिजर्वेशन ने इस एलिनिएशन को जो है वो रिमूव कर दिया है। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन द पावर। पावर में एक तरह से फेयर शेयर उन्हें प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से सोशल डाइवर्सिटी को जो है एकोमोडेट किया जा सकता है। पावर्स को शेयर किया जा सकता है इन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। एक डेमोक्रेसी में सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। एक डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास ये चॉइस होना चाहिए कि उनके पास ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अलग अलग कंटेंडर्स के बीच में जो है बीच में से चुनाव चुनाव कर सके। इन contemporary democracy this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand. ये फेयर कंपटीशन बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी में, कॉन्टेम्प्रोरी डेमोक्रेसी में, क्योंकि अगर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे तो फिर हम चुनाव किस में करेंगे? एक में तो चुनाव नहीं हो सकता है। तो कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगे तो इससे हम एक ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों के पास एक ऑप्शन होगा। अगर ये पार्टी अच्छी नहीं कर रही है तो दूसरा एक हमारे पास ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। तो इस तरह के फेयर कंपटीशन से क्या होता है कि ये इंश्योर करता है कि पावर हमेशा एक के पास नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल इन इंडिया जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार लगातार लगभग 40 वर्षों तक रही। उसके बाद जो है कॉलिशन गवर्नमेंट बनने लगी। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है पिछले 3 टर्म से जो है बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। तो अ, कम से कम 40 साल बाद भी तो मौका तो आया ना कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि कांग्रेस जो है वो सत्ता में नहीं रही, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई या फिर कॉलिशन गवर्नमेंट बन गई। फिर 1998 के लगभग में देखते हैं कि फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है, बट दैट इज़ आल्सो अ कॉलिशन गवर्नमेंट। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनती है, दैट इज़ आल्सो अ कॉलिशन गवर्नमेंट। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, हालांकि ये जो गवर्नमेंट था तो ये मेजोरिटी
बीजेपी को मिली थी, बट दैट इज़ ऑल्सो अ कॉलिशन गवर्नमेंट। हालांकि एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिल गई थी। उसी प्रकार से 2019 की जब चुनाव हुई तो उस समय भी बीजेपी को मेजोरिटी मिली थी, बट बीजेपी को मेजोरिटी मिली और अकेले ये गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकता था। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली। तो दिस गवर्नमेंट इज़ अ कॉलिशन गवर्नमेंट, अलायंस है यहाँ पर, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में अलायंस है। इट मे बी एंड इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट इलेक्शन में ऐसा हो सकता है कि बीजेपी पावर में ना रहे, नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी और फिर कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी में एंजॉय दी पावर इन द गवर्नमेंट, वो सरकार बना सकती हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती हैं, लेकिन कब रहती हैं? जब हमारे पास चॉइस होंगे। डेमोक्रेसी में जब हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगे, डिफरेंट पार्टीज़ होंगी, तो हमारे पास चॉइस होंगे तभी ऐसा हो सकता है। जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ कोई चॉइस नहीं है, तो वहाँ सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट होते रहती है एनी टाइम। बट अमेरिका में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ दो पार्टीज़ हैं, बट ऐसा नहीं है कि दो तक ही सीमित रहा जा सकता है, और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को वहाँ पर भी फॉर्म किया जा सकता है। तो इस तरह से एक फेयर कंपटीशन अगर होता है तो इट ensures दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social group. Sometimes this kind of sharing can be direct. कभी कभी ये direct हो सकता है when two or more parties form an alliance to contest election. If their alliance is elected, they form a coalition government. जैसे हम लोग देखे इंडिया में 2004 में, जैसे अभी 2024 में coalition government है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके मेजोरिटी सीट इन लोगों ने पार्लियामेंट में लिया और कॉलिशन गवर्नमेंट बनाया। तो एक डेमोक्रेसी में वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दे आल्सो विल हैव अ शेयर इन governmental power, either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process. अब जो ये बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, इन लोगों का भी गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग में इन लोगों की भी हिस्सेदारी होती है। तो कैसे होती हैं? तो जो गवर्नमेंटल कमिटीज़ बनती हैं तो उसमें ये हिस्सेदार होते हैं, तो वहाँ से ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पावर शेयरिंग वो जो है हो पाता है। तो पावर शेयरिंग इज़ अ गुड थिंग, और पावर शेयरिंग होने से जो है कंट्री में शांति बनी रहती है, सिविल वार जैसा सिचुएशन नहीं होता है। तो इस तरह से ये पावर शेयरिंग चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप सभी लोगों को इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखने चाहिए। जैसे ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसीज में क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। फिर यहाँ पे प्रूडेंशियल रीजन्स हम लोग पढ़े, मॉरल रीजन्स हम लोग पढ़े, तो आप लोग इनको एक तरह से रिवाइज कर लें और देख लें कि ये प्रूडेंशियल रीजन्स क्या था, मॉरल रीजन्स क्या था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर यहाँ नीचे अगर हम लोग देखें तो और भी क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, तो एक एक करके आप सभी लोग इन क्वेश्चंस के थ्रू जा सकते हैं। और आई होप ये चैप्टर आप सभी लोगों को समझ में आया, पावर शेयरिंग चैप्टर आप सभी लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म चैप्टर देखेंगे। और तो फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा लगा आप सभी लोगों को ये लेक्चर, और किसी तरह का अगर कोई डाउट होता है तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास अगेन से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।